नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। कुछ सवाल हैं और बड़े सवाल हैं। भ्रष्टाचारियों, घोटालेबाजों, दलालों को क्या नहीं पकड़ा जाना चाहिए? उनके खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों को कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? राज्य की पुलिस को और जो भी एटीएस वगैरह बनाई जाती हैं, उनको कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? उनको भ्रष्टाचार करते रहने देना चाहिए? घोटाले करते हैं तो घोटालेबाजी करते रहना चाहिए, दलाली करते हैं, दूसरों के हक का खाते हैं तो उनको रोकना-टोकना नहीं चाहिए। क्या आर्थिक सुधार नहीं करने चाहिए इस देश में? चाहे जीएसटी जैसा महत्वपूर्ण कानून लाने की बात हो या डीमोनेटाइजेशन करने का मामला हो, ऐसा कोई आर्थिक सुधार नहीं किया जाना चाहिए ताकि देश की इकोनॉमी को पटरी पर लाया जा सके? और संभवतः उसी का परिणाम है कि 2014 में जो देश वैश्विक स्तर पर 10वें 11वें नंबर पर था, आज वो 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी तो बन चुका है और अभी 2 साल के भीतर 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बन जाएगा। दूसरे, ये जो पहलगाम में हुआ है जेनोसाइड, इससे पहले हमने देखा था कि पुलवामा में हुआ था, उड़ी में हुआ था। इतने बड़े आतंकी हमलों का कोई प्रतिकार नहीं होना चाहिए? जो दुष्ट देश है, जहाँ पर आतंकियों के सरगना बैठे हुए हैं, घुस करके उनकी मांद में उन पर प्रहार नहीं किया जाना चाहिए? और जो अवैध निर्माण किए जा रहे हैं, सरकारी जमीनों पर कब्जे हो रहे हैं, क्या उन पर बुलडोजर नहीं चलने चाहिए? या जो ये लव जिहाद और जो ये गजवाए हिंद का सपना देख करके तरह-तरह के प्रपंच रच रहे हैं, इन पर शिकंजे नहीं कसे जाने चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल जो आज की तारीख में जिस पर ये लोग दिल्ली पार्लियामेंट परिसर से लेकर के और बिहार की विधानसभा तक में हंगामा कर रहे हैं, अगर फेक वोटर बने हुए हैं, फेक वोटर से मेरा मतलब है कि जिनकी नागरिकता यहाँ की नहीं है, जो कहीं और के रहने वाले हैं और उन्होंने राशन कार्ड भी बनवा लिए, आधार कार्ड भी बनवा लिए, घर भी बना लिए, यहाँ बच्चे भी पैदा कर दिए, जो हमारी अर्थव्यवस्था पर एक बोझ बन रहे हैं, जो हमारे मूल नागरिकों के ऊपर डाका डाल रहे हैं, ऐसे लोगों की कोई पहचान नहीं होनी चाहिए? उनको क्या मतदाता सूची से अलग नहीं किया जाना चाहिए? या जो इस दुनिया में अब रहे ही नहीं, क्या उनके नाम भी मतदाता सूची में चलते रहने चाहिए? या जो शिफ्ट हो गए हैं, राज्य से बाहर चले गए हैं या ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों में आ गए हैं रोजगार के लिए अपने परिवार के साथ, उनके नाम दोनों जगह होने चाहिए, रहने चाहिए। और अगर नहीं रहने चाहिए और अगर चुनाव आयोग एक इच्छा शक्ति दिखा रहा है या अपने दायित्व की पूर्ति कर रहा है और वो ये सब सुधार कर रहा है, मतदाता सूची को ठीक कर रहा है, तो ये बहुत बड़ा गुनाह कर रहा है क्या? क्या ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है? और जितने कारण मैंने गिनाए हैं, ये सब अगर मोदी सरकार कर रही है, तो क्या डेमोक्रेसी खतरे में है? मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि केसी वेणुगोपाल जो राहुल गांधी के बड़े करीबी हैं, उन्होंने चलते-चलते एक न्यूज़ एजेंसी को एक बाइट दी और उन्होंने कहा कि दे आर डिस्ट्रॉइंग द डेमोक्रेसी ऑफ दिस कंट्री। कौन? सरकार, चुनाव आयोग। और इनका वश नहीं चल रहा, वरना ये खुल करके कहें कि सुप्रीम कोर्ट भी और पार्लियामेंट भी, यानी हमारे जितने डेमोक्रेसी के पिलर्स हैं, स्तंभ हैं, वो सब डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और ये उसमें चार चांद लगा रहे हैं। मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनको जोड़ लेते हैं। अवनीश पीएन शर्मा साहब प्रारब्ध चैनल चलाते हैं, बहुत ही कामयाब चैनल है। आप उनसे बिल्कुल अपरिचित नहीं है, लेकिन मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, तो उनका बहुत स्वागत करते हैं और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बहुत स्वागत है आपका अवनीश। सर प्रणाम, आपके सभी दर्शकों को भी नमस्कार जी। बहुत अभिनंदन आपका। सर मेरा सवाल सबसे पहले यही है
जो कुछ केसी वेणुगोपाल ने कहा है उससे आप कितने सहमत हैं? और जो मैंने कहा है कि विपक्ष ही एक्चुअल में लोकतंत्र के लिए खतरा बनता हुआ दिखाई दे रहा है, इससे कितने सहमत? जी। सो देखिए, केसी वेणुगोपालन जी ने जो कहा है, मैं उससे सहमत हूँ। थोड़ा आश्चर्य होगा लोगों को। दरअसल वो जिस परिवार की भक्ति करते हैं, जिस परिवार की वो चाकरी करते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी, उसको पार्टी ना कह के एक परिवार कहा जाए तो ज़्यादा बढ़िया। हालाँकि ये बड़ा पॉजिटिव शब्द है अगर किसी पार्टी को परिवार कहा जाए, लेकिन यहाँ कांग्रेस के संदर्भ में वो परिवार भावनात्मक वाला परिवार नहीं है। जब नरेंद्र मोदी अपनी पार्टी को माँ कहते हैं और फिर उसके बाद उनके आंसू निकल आते हैं, तो वो एक भाव का दूसरा स्तर होता है। लेकिन कांग्रेस में एक, मैं उसे कहता हूँ जो 10 जनपद परिवार है, मैं उसको हमेशा सर लोकतांत्रिक राजवंश कहता हूँ, गलती से। हालांकि लोकतंत्र में किसी राजवंश की कल्पना, अवधारणा नहीं है। केसी वेणुगोपालन बिल्कुल सही है सर। इस देश में लोकतंत्र, डेमोक्रेसी को खत्म किया जा रहा है क्योंकि कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं है। 2014 से इस देश में डेमोक्रेसी रही ही नहीं क्योंकि कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं है, बिल्कुल। या कांग्रेस पार्टी के किसी पिट्ठू की सरकार नहीं, जिसको वो ब्लैकमेल करते रहे, खिचड़ी सरकारों का एक दौर जो हम लोगों ने देखा। तो कांग्रेस के लिए निश्चित रूप से डेमोक्रेसी या लोकतंत्र तभी तक है जब उनकी अपनी सत्ता है, उनकी अपनी सरकार है। यह अलग बात है कि आज जो लेफ्ट विंग या जो वामपंथी कांग्रेस के तलवे चाटते हैं, उनकी अगर पूरे विश्व में एकमात्र पहली लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार जो 50 के दशक में वीएस नंबूदरीपाद की केरल में आई थी, यह अकेला ऐसा उदाहरण था विश्व में सबसे पहला, जब दुनिया में कहीं भी लोगों के वोट से चुन के कोई वामपंथी सरकार आई हो, क्योंकि इनके यहां केवल और केवल तानाशाहों की पैदाइश रही है। और उस सरकार को 356 का उपयोग करके पंडित नेहरू ने बर्खास्त कर दिया। तो निश्चित तौर पर अगर कांग्रेस कर रही है जो कुछ भी, वो डेमोक्रेसी है, वो लोकतंत्र की रक्षा है। अगर उनकी सरकार नहीं है तो लोकतंत्र खतरे में पड़ रहा है। तो ये परंपरा आज की नहीं है 10 जनपद की सर, ये परंपरा 1947 के तुरंत बाद पंडित नेहरू ने इसकी आधारशिला डाल दी, इंदिरा जी ने डाल दी, और यही वजह रहा कि 356 के शतक लगाए हैं कांग्रेस ने, शतक से भी ज्यादा। तो आज राहुल गांधी वाली कांग्रेस और उसके इकोसिस्टम के लोग अगर ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, तो है सर, हमें यकीन करना पड़ेगा। अब लोकतंत्र खतरे से बाहर कैसे होगा? या तो इनकी सरकार आ जाए, लेकिन अब सर यहां पर तो एक इलेक्शन कमीशन है, और इलेक्शन कमीशन है, 5 साल के बाद एक सरकार चुनी जाती है। और 2014 से बहुत सारे लोग, तकनीकी रूप से ये सही भी है कि लोग कहते हैं कि साहब 2014 से सत्ता परिवर्तन हुआ इस देश में राष्ट्रीय स्तर पर। मैं ऐसा नहीं कहता सर। केवल राजनीतिक सत्ता परिवर्तन 2014 से नहीं हुआ है। 2014, 2019, 2024 इस देश में सांस्कृतिक सत्ता परिवर्तन हुआ है। और यही वजह है कि एक आमूल चूल अवधारणा का आपको पैराडाइम शिफ्ट दिखाई दे रहा है, और हम सबको दिखाई दे रहा है। दरअसल इस देश में किस तरीके से सभी के साथ समान व्यवहार किया जा सकता है, ये कांग्रेस ने 65 साल की अपनी सत्ताओं के दौरान इस अवधारणा को समाप्त कर दिया था। आजादी मिलने के, सो कॉल्ड आजादी मैं उसे कहूंगा, वो दूसरा विषय हो जाएगा, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। लेकिन जो पैरामीटर्स कांग्रेस ने खुद की सरकारों के लिए बनाए थे, उसमें अगर कोई आमूलचूल परिवर्तन हो रहा है, वो भी सैद्धांतिक स्तर पर परिवर्तन हो रहा है, तो निश्चित तौर पर ये एक सांस्कृतिक सत्ता परिवर्तन है, ये कोई राजनीतिक सत्ता परिवर्तन। तमाम सरकारें आई सर, मिली जुली सरकारें भी रही, अटल जी की भी सरकारें रही, लेकिन आप अटल जी की सरकार एक पूर्णकालिक सरकार, भले वो गठबंधन की थी, आज भी गठबंधन की सरकार चल रही है, 2014 से भी गठबंधन की ही सरकार चल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी एक सैद्धांतिक फर्क वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह और आज की ये 2014 वाली भाजपा में दिखाई देता है। यही वजह है सर कि राहुल गांधी बिना किसी आधार के 2024 के लोकसभा इलेक्शन में
झूठा प्रचार करते हैं कि ये संविधान बदल देंगे, ये आरक्षण समाप्त कर देंगे। कारण ये है कि उनकी बनाई हुई जो अवधारणाएं हैं वो लगातार ध्वस्त हो रही हैं। अच्छा, केवल ऐसा नहीं है कि वैचारिक अवधारणाएं, काम करने की अवधारणाएं सर। इसी देश ने एक पुल को बनते हुए 20 साल में देखा है और वही एक्सप्रेसवे 36 महीनों में तैयार हो जा रहा है। बिल्कुल। इसी देश में बड़ी बड़ी परियोजनाएं अलग अलग कारणों से विभागों में तालमेल न होने की वजह से दशकों रुकी हुई हैं। एक दशकों के सामने सर आपके सानिध्य में मैं एक बात रखना चाहता हूं। आप सोचें जी। जरा, किस तरह के लंबे पेंडिंग काम जो सैद्धांतिक स्तर के हैं, अगर आप उसको फिजिकली देखेगा तो बड़ा छोटा सा काम है। मैं उदाहरण देता हूं, आपको यह संदर्भ याद होगा सर। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और लोहिया जी सदन में थे। लोहिया जी बेटी की तरह से संबंध रखते थे और इंदिरा को तुम कह के बुलाते थे, वो उनका अधिकार था। इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी और लोहिया जी ने सदन में, ये सदन के रिकॉर्ड में, 2 बातें कही थी। उन्होंने कहा कि इंदिरा, मैं तुम्हारा अगले 5 साल कभी कोई विरोध नहीं करूंगा, तुम मेरे 2 छोटे छोटे काम करा दो। उन्होंने कहा कि मेरे गांव में मेरी माताएं बहनें चूल्हा फूंकते फूंकते उनके आंखों की रोशनी समाप्त हो जा रही है, बड़े कष्ट में है। इंदिरा, तुम कोई उन्नत धुआं रहित चूल्हे की व्यवस्था कर दो, मैं तुम्हारा विरोध 5 साल नहीं करूंगा। ये लोहिया कह रहे हैं इंदिरा गांधी के समय। दूसरा उन्होंने कहा, इंदिरा, मेरे गांव की सड़कें, पगडंडियां, चक्रोट, मानव मल टट्टियों से पटी होती हैं। मेरी माताएं बहनें, उनको लज्जा आती है, वो सड़कों और रास्तों के किनारे खड़े होकर शौच निवृत्त करती हैं। तुमसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं इंदिरा, सामुदायिक शौचालयों का गांव में अगर हो सके तो निर्माण करा दो, मैं अगले 5 साल तुम्हारा विरोध नहीं करूंगा। सर, लोहिया जी के इंदिरा से कहे गए ये 2 निवेदन कौन पूरा करता है? बिल्कुल। 2014 के टर्म में नरेंद्र मोदी आए और घर घर शौचालय बनाने की योजना इन्हीं कांग्रेस के नेताओं ने और कांग्रेसी इकोसिस्टम ने इसका उपहास उड़ाया था। वो तो जब लाल किले से बोले थे तो मजाक उड़ाई गई थी। मजाक उड़ाया गया था। लेकिन आप सोचें, ये छोटा सा दिखने वाला काम आज महिला अपराधों में जो कमी आई है, चाहे सरकार किसी की भी हो राज्यों में, मैं ये नहीं कहता, लेकिन जब अपराधों के लिए उचित अवसर नहीं बनेगा तो अपराध अपने आप कम होते हैं। महिलाओं के प्रति छेड़छाड़ के अपराध, घरों से निकल के छेड़खानी के अपराध, ये कांग्रेस कभी समझ ही नहीं पाई। इंदिरा जी नहीं समझ पाई, उसके बाद राजीव आए, वो नहीं समझ पाए, उसके बाद मनमोहन सिंह जी की 10 साल की सरकार रही। सवाल ये होता है सर कि आप समाज से कितने जुड़े हुए हैं, कितने कटे हुए हैं। ये वही वाला ही बात है कि लोगों को ब्रेड नहीं मिल रही, लोगों को खाना नहीं मिल रहा है तो ये क्या कर लें। सवाल ये है सर कि इनकी अवधारणा ही दूसरे लेवल की है और इसलिए बड़ा मजाक लोग करते हैं, पीएम इन वेटिंग, पीएम इन वेटिंग। मैं कांग्रेस के लिए कहता हूं, वहां पीएम बाई बर्थ होते हैं। तो राहुल गांधी इस बात को अभी तक सहजता से अडॉप्ट ही नहीं कर पा रहे कि उनकी सरकार नहीं है। और एक चीज और सर, नरेंद्र मोदी को अब ये चुनाव में नहीं हरा सकते, ये राहुल गांधी, उनकी पार्टी, उनके पार्टी के कर्ता धर्ताओं को अच्छी तरह पता है। 2014 से 2019 उन्हें लगा कि बस एक बार है, कोई दिक्कत नहीं है, सरकार इनकी है, सिस्टम हमारा है। और ऐसा इन्होंने किया है चंद्रशेखर की सरकारों में, देवगौड़ा की सरकारों में, इन तमाम सरकारों में ऐसा किया है इन्होंने। इनको लगा कि ठीक है सर, 5 साल आ गया है, एक झटका, उसके बाद फिर हम वापसी हो जाएगी। 2019 में इनको झटका लगा। जब 2019 में नरेंद्र मोदी दूसरे टर्म में आए, तब इन्हें लगा कि नहीं, ये तो कुछ ज्यादा हो रहा है। 2024 ने अब इन्हें कहीं का नहीं छोड़ा। इस बीच 2019, 2024 दोनों में इन्होंने अपने विदेशी आकाओं की मदद भी भरपूर ली, हिंदू मुसलमान करने का भी पूरा काम किया, पूरी तरीके से मुस्लिम परस्त एक तरह से लश्कर कांग्रेस बन के भी देख लिया। लेकिन जनता ने इनको उतने नंबर दिए ही नहीं और ये सरकार से लगातार बाहर रहे। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि जनता ने काम के साथ भाव का संतोष भी देख लिया।
उसने देखा भाई सड़क नाली खड़ंजा हमें मिल ही रहा है, बिजली हमें मिल ही रही है, राशन हमें मिल ही रहा है, साथ में देश का शौर्य बढ़ रहा है, देश का सम्मान बढ़ रहा है, देश की हैसियत बढ़ रही है, इकोनॉमी बढ़ रही है। अब एक आम जन को इससे ज्यादा और चाहिए क्या? मैं एक चीज पे और आऊंगा, नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी के बनाम जो मुसलमानों को खड़ा किया जाता रहा है सर, ये बात तो सही है कि आज भी मुस्लिम वोट बैंक है और वो कतई नहीं चाहता कि भाजपा की सरकार आए और खासतौर से नरेंद्र मोदी की सरकार आए। ये निश्चित है सर। भाजपा मुगालते में रहे, सबका साथ सबका विकास, ये उनकी प्रॉब्लम है, उनकी राजनीति है। मैं प्रॉब्लम भी नहीं कहूंगा, ये उनकी पॉलिटिक्स है, वो करें। लेकिन ये बात भी उतनी ही सही है कि 2014, 2019, 2024 नरेंद्र मोदी ने कम से कम चुनाव में भारतीय राजनीति में मुस्लिम वोट बैंक नाम की चीज को न्यूट्रलाइज कर दिया है। मुसलमानों के लाख न चाहने के बाद भी तीसरी बार सरकार में आए। तो यहां पर अब कांग्रेस को ये लग रहा है या उनको ये भरोसा हो चुका है कि इस व्यक्ति को हम सीधे चुनाव में नहीं हरा सकते। अब आप जब सीधे चुनाव में नहीं हरा सकते तो फिर आपके पास एक तरीका है, या तो आप औपचारिकता में कहें, जो विपक्ष कहता है कि लोकतंत्र खतरे में है, मैं इसे कोई गलत लाइन नहीं मानता हूं। विपक्ष रहेगा वो कहेगा लोकतंत्र खतरे में है जहां भी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लेकिन चुनाव आयोग या आपने अभी कहा कोर्टों तक की उनको संदिग्ध बना देना, उनकी प्रामाणिकता पर सवाल खड़ा कर देना। मुझे हालिया अगर उदाहरण याद आता है तो मैं ऐसे राहुल गांधी ने बांग्लादेश में रिजिम चेंज के बाद जो बड़े आसानी से कह दिया कि भारत में भी बांग्लादेश का माहौल बन सकता है। उनके इकोसिस्टम के लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री के आवास के बाहर भी इसी तरह का मजमा लग सकता है। ये प्रेरणा कहां से आती है सर? जब चुनाव हारते रहो तो जो इलेक्शन मशीनरी है तुम उसको ही कटघरे में खड़ा कर दो और उसकी प्रामाणिकता पर ऐसा सवाल उठा दो कि एक ऐसा माहौल बने कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो रहे हैं। सवाल ये होता है सर कि पहले चुनाव 50 के दशक के पहले चुनाव से मनमोहन सरकार तक क्या इस देश में चुनाव आयोग नहीं था? कोई दूसरा चुनाव आयोग आ गया। आप इलेक्शन हारते हैं तो आप इलेक्शन पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देंगे। तो ये एक नई स्ट्रेटेजी है राहुल गांधी और कांग्रेस की, और राहुल गांधी ये पैकेज फॉरेन टूर से लेके आते हैं। बांग्लादेश में एक रेजिम चेंज सक्सेसफुली उन ताकतों ने कराया, और इसलिए जब इन्हें ये पूरी तरीके से अब यकीन है कि नरेंद्र मोदी नाम के व्यक्ति को हम चुनाव में नहीं हरा सकते उनके काम के बदौलत, तो अब उनके चुनाव को ही संदिग्ध बता दो, और कोशिश इनकी ये है। लेकिन सर इस सब सारी नकारात्मकता के बीच में जो सकारात्मक बात यह है कि जनता इनके इन सारे प्रपंच को, सारे फ्रॉड को, सारे छल को, सारे फरेब को न सिर्फ समझ रही है बल्कि उसको बाय भी नहीं कर रही है, नहीं खरीद रही है सर। आप देखें महाराष्ट्र चुनाव को पहले इन्होंने संदिग्ध हारने के बाद, और बिहार में इनकी स्ट्रेटजी क्या रही? चुनाव होने से पहले ही ये उस चुनाव या चुनावी व्यवस्था को संदिग्ध बनाने का प्रयास कर रहे हैं। वह भी तब जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करते हुए यह कह चुका है कि एक भी ऐसा व्यक्ति जो कि अयोग्य हो वो भारत की निर्वाचन लिस्ट में नहीं होना चाहिए, मतदाता सूची में नहीं होना चाहिए। तो सर जब आप वो हमारे यहां भोजपुरी में कहावत कहते हैं, खेलब न खेले देव खेलिए बिगाड़ब, मैं उसको हिंदी कर देता हूं कि न खेलूंगा न खेलने दूंगा, मैं खेल ही बिगाड़ूंगा। तो ये राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस यही करने का प्रयास कर रही है। लेकिन देश में लोकतंत्र है और देश लोकतांत्रिक ढंग से ही जी रहा है। ये अलग बात है कि इनका पैमाना है कि हमारी सरकार नहीं है तो लोकतंत्र खतरे में है या लोकतंत्र नहीं है, लेकिन ये देश ये नहीं मान रहा। अगर मान रहा होता तो 49 से 99 की इनकी हैसियत नहीं होती। जी, आपने बहुत तर्कपूर्ण बातों से पूरे सिनेरियो को एक तरीके से समझा दिया है कि इनकी नीयत एक्चुअल में क्या है। जब हिमाचल में बहुमत मिलता है तो ईवीएम भी ठीक काम करती है, चुनाव आयोग भी ठीक काम करता है। कर्नाटक में बनती है तो बिल्कुल ठीक है, तेलंगाना में बनती है बहुत ही सही है। जब बहन जी जीतती हैं वायनाड से तो बिल्कुल करेक्ट डिसीजन मतदाताओं का जनादेश है। राहुल गांधी दो जगह से जीतते हैं और करीब करीब 4 लाख के मार्जिन से जीतते हैं, तो चुनाव आयोग बहुत बढ़िया काम करता है।
लेकिन जैसे ही दिल्ली में, महाराष्ट्र में और हरियाणा में बीजेपी जीतती है तो चुनाव आयोग भी खराब, ईवीएम भी खराब, मतदाता सूचियों में भी हेर-फेर, तमाम चीजें जो हैं वो ये कहना शुरू कर देते हैं। जो वितंडा खड़ा किया जा रहा है पिछले कुछ दिनों से बिहार में, जो विशेष आपका सत्यापन का काम चल रहा था उसके खिलाफ, सीसी का आज बयान आ गया और उन्होंने कहा है कि क्या फर्जी, यानी जो विदेशी हैं या घुसपैठिए हैं, उन मतदाताओं को हम सूची में रहने दें, उनको वोटिंग करने दें? क्या आयोग लोकतंत्र की हत्या होने दे? और अगर मैं अपने शब्दों में कहूं तो भारत के भविष्य को दांव पर लगने दे? कैसा देश बनाना चाहते हैं राहुल गांधी? और क्या ये कवायद पहली बार हो रही है? जो मेरी जानकारी है, ये 10वीं बार मतदाता सूचियों का सत्यापन हो रहा है और अलग-अलग राज्यों में ये मुहिम पहले भी चलती रही है। जब पहले भी चलती रही है और इनकी सरकार के समय भी चलती रही है, तब इनको कोई दिक्कत क्यों नहीं थी? आज क्यों हो रही है? और इसी का एक सवाल ये, क्या अब जो आपने भी कहा कि इनको ये पता चल गया है कि जनता की नज़रों से तो आप गिर चुके हैं, आप दोबारा सत्ता में आ नहीं सकते और मोदी को हटा नहीं सकते, तो क्या अब अराजकता पैदा करने के लिए नित नए झूठ गढ़े जाते हैं? सीएए पर भी हमने देखा है किस तरह के नैरेटिव लेकर के इन्होंने आग लगाने की कोशिश की। वक्फ पर भी देखा है, वो चीजें चल नहीं पाई क्योंकि बीच में पहलगाम की घटना हो गई। उसके बाद अब हम फिर देख रहे हैं, फिर से एक इन्होंने जो है ये मसला पकड़ा है और देश में आग लगाने की कोशिश हो रही है। सर, राहुल गांधी का तो खुला डायलॉग है पब्लिकली, पूरे देश में केरोसिन बिखरा हुआ है। ये कह के राहुल गांधी क्या कहना चाह रहे थे? इस देश में, पूरे देश में केरोसिन फैला हुआ है, एक माचिस की तीली की आवश्यकता है और वो माचिस की तीली राहुल गांधी अपने हाथ में लेके बार-बार आग लगाने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें तो कोई शक ही नहीं है सर। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस जब ये कर रही है या करने का लगातार असफल प्रयास कर रही है, इस सबके बीच में सकारात्मक यही तो है सर। और इससे इनकी अंदर लगी हुई आग दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती चली जा रही है। राहुल गांधी और कांग्रेस सत्ता से हटने के बाद 19 में, जैसा मैंने कहा कि 19 में जब नरेंद्र मोदी दोबारा आए, तब इन्हें एहसास हो गया कि ये हमारे साथ अब कुछ ज्यादा गलत हो रहा है। इनको ये एहसास हो गया था। लेकिन सवाल ये होता है कि जब ये अलग-अलग राज्यों में चुनाव जीत जाते हैं तो इनके लिए सब कुछ बढ़िया होता है। अभी अगर इनको सरकार वापसी के जरा से भी संकेत मिले, आप देखिए सब कुछ इनके लिए अच्छा हो जाएगा। एक चीज और, इस देश में कांग्रेस का इतिहास जरा आप देख लीजिए। इन्होंने जब ये सत्ता में लगातार रहे हैं, तब भी ये अराजकता की स्थितियां पैदा करते रहे हैं, अलग-अलग समय पे अलग-अलग तरह की। चाहे वो कहीं कम्युनल वायलेंस हो, कहीं होने दिया है, कहीं करवाने के भरपूर अवसर पैदा किए हैं। राज्यों के बीच भाषा की लड़ाई, पानी की लड़ाई, तेलंगाना को जब ये नया राज्य बना के जाते-जाते, अपनी सरकार जाते-जाते अवैध तरीके से इन्होंने आधा-अधूरा जब तेलंगाना को एक अलग स्टेट दिया, वहां भी कितने तरह की समस्याएं छोड़ के आए। अच्छा, इस तरह की समस्याएं छोड़ना, ताकि ये उसको हल करने, जैसे वो मैं पूरी जो डॉक्टर समुदाय है, मैं उसका अपमान नहीं कर रहा हूं कहीं से भी, लेकिन डॉक्टरों में भी एक ऐसा वर्ग है, मेडिकल इंडस्ट्री में एक ऐसा वर्ग है प्रोफेशन में, जो जानबूझ के मरीज की परेशानियों को बढ़ाए रखता है। अगर 4 दवा उसको आराम करने की देता है, तो एक कोई ऐसी दवा उसमें लगा देता है जिसकी वजह से वो थोड़ा बहुत डिस्टर्ब रहे। अदरवाइज वो दुरुस्त हो जाएगा, चंगा हो जाएगा, तो फिर उसके पास आएगा कैसे, ओपीडी चलेगी कैसे? कांग्रेस के ये डीएनए में है सर। पंडित नेहरू की ऐतिहासिक तमाम वो उलझने, बांग्लादेश से 71 में अपनी मजबूत स्थिति होने के बाद भी ये काम नरेंद्र मोदी के लिए छोड़ दिया जाता है कि गांव का बंटवारा करके सीमाओं का सही रेखांकन करिए। चीन के साथ सीमा विवाद, पाकिस्तान के साथ सीमा विवाद, कच्छ के रण में इतनी ज्यादा 1965 में हम जंग जीते, उसके बावजूद भी
लाखों लाखों हेक्टेयर भूमि वो पाकिस्तान के कब्जे में चले जाना, और तो और शत्रु प्रॉपर्टीज जैसी चीजें जो शत्रु प्रॉपर्टी एक्ट में आती हैं, उनको उसी तरीके से उलझा के रखना, ऐसे सिलसिले बंद नहीं होंगे सर। और लाखों लाख पाकिस्तानी ऑपरेशन सिंदूर के समय यह पता चला कि कोई 20 साल से, कोई 22 साल से, कोई आधा दर्जन बच्चे, कोई 1 दर्जन बच्चे, किसी की ससुराल यहां, किसी का मायका यहां। नेहरू लियाकत पैक्ट आपने किस लिए किया था? नेहरू लियाकत पैक्ट होने के बाद तो ये सारी स्थितियां समाप्त हो जानी थी। 370 के पहले सर, मैंने एक आर्टिकल बहुत पहले लिखा था, बड़ा रिसर्च बेस्ड आर्टिकल का था, ये फिगर्स 2012-13 के हैं, जब सर केवल जम्मू क्षेत्र में पूरे विश्व में रिकॉर्ड है जहां पर अपने ही देश में सबसे ज्यादा शरणार्थी रहते थे, जो कि 47 कबायली हमले से लेके और 1971 और कारगिल तक में जो लोग आए, करीब 14 लाख शरणार्थी वो अकेले जम्मू रीजन में, जिनमें से 3.5 से 5 लाख उस समय की संख्या, 3.5 से 5 लाख ऐसे दलित जिनकी ये आहें भरते हैं कम्युनिस्ट और ये कांग्रेसी पूरा इकोसिस्टम, वो वहां पर मौजूद थे और उनके पास न घर था, न वोटिंग राइट था, न कुछ था। सर ऐसे अनसुझे अराजकता के तमाम अवसर कांग्रेस ने लगातार पैदा किए रखे हैं और उसको जिंदा रखा है। कांग्रेस की लंबे समय में सत्ता में बने रहने की एक प्रमुख तकनीक ही है कि इस देश में अराजकता, समस्या, सीमा विवाद, आंतरिक विवाद, भाषा विवाद, पानी विवाद, सीमाओं के बीच में, राज्यों की सीमाओं के बीच में विवाद। आप असम, नागालैंड और नॉर्थ ईस्ट में देखें सर, असम और नागालैंड के बीच में कितनी खूनी लड़ाइयां हुई हैं सर, त्रिपुरा और नेबर स्टेट के बीच में लड़ाइयां हुई हैं। आखिर 65 साल तक राज करने के बाद इतने सारे लैकुना समाज के भीतर, देश के अंदर और देश की सीमाओं पर ये क्यों पैदा करके रखा, इसको पाला पोसा क्यों? क्योंकि ऐसे अवसरों पर कांग्रेस के सत्ता की जो कढ़ाई थी, जो देग थी, वो देग पकती थी लगातार। इसलिए राहुल गांधी अराजकता की कुछ बात कर रहे हैं तो ये कोई नई बात नहीं है। राहुल गांधी निश्चित तौर पर कांग्रेस की क्लासिकल थ्योरी ऑफ जो मैनेजमेंट है उसी को वो अडॉप्ट कर रहे हैं। बस तड़का इतना लगा है कि जो वामपंथी, जो लेफ्ट पहले नेहरू जी के सत्ताई छायावाद से लेके मनमोहन सिंह के खड़ाऊ शासन तक लिविंग रिलेशनशिप में रहते थे। जब मैं लिविंग रिलेशनशिप कहता हूं कांग्रेस और वाम का, तो 4.5 साल सत्ता में एक दूसरे के साथ सहचर्य रखना और इलेक्शन के 6 महीने पहले 3 तलाक बोल के और जाना और प्रहसन करना कि हम अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, और उसके बाद फिर 4.5 साल सत्ता का उपभोग करना। यही लिविंग रिलेशनशिप रहा है सत्ता का, वाम का और कांग्रेस का। तो इन्होंने ये लगातार अवसर पैदा किए हुए हैं, अपने इकोसिस्टम के जरिए पैदा किया हुआ है। राहुल गांधी के साथ बस इतना ही है कि अब चूंकि कांग्रेस के भाड़े पर कम्युनिस्ट नहीं है, बल्कि अब कांग्रेस के घर में कम्युनिस्ट पहुंच चुके हैं, तो ये जो कम्युनिस्ट एजेंडा है ये अब ज्यादा दिखाई देता है। राहुल गांधी की गंभीरता को मैं प्रणाम करूंगा सर, कि वो ये सब बातें खुले तौर पर बोल देते हैं, उनके मुंह से निकल जाता है और इसलिए नकारात्मकता दिखती है। मैं इसे उनकी असंवेदनशीलता या उनका जो है वो कम समझदार होना नहीं कहूंगा। एक बात से मैं पूरे देश के खिलाफ हूं सर, और मेरी सबसे असहमति रहती है, हाथ जोड़ के निवेदन भी रहता है कि राहुल गांधी को पप्पू न कहा जाए। राहुल गांधी पप्पू नहीं है। राहुल गांधी एक श्रूड, फुल ऑफ नेगेटिविटी और सत्ता के जन्म सिद्ध अधिकार खुद का समझने वाले व्यक्ति हैं। वो एक राजवंश परिवार के हैं। आप कल उनकी बाइट देखिए सर, वो किस मद में कह रहे हैं कि मैं लीडर ऑफ अपोजिशन हूं, ऐसे कह रहे हो जैसे वो प्राइम मिनिस्टर हो। तो उनका कोई ये नया शगल नहीं है, ये कांग्रेस की क्लासिकल थ्योरी है। देश में अराजकता, देश में समस्याएं। सर आप ये बताएं सर, इस देश में एलपीजी सिलेंडर 12 मिलेंगे कि 6 मिलेंगे, ये घोषणा पत्र में लिख के कांग्रेस 2014 का लोकसभा चुनाव लड़ती है, जबकि यही देश अटल जी की सरकार में देख चुका है कि सिलेंडर बुक कराओ, लाइनें समाप्त हैं और सिलेंडर पहुंच जाता था। लेकिन 10 साल जैसे ही यूपीए की सरकार आती है, वैसे ही 6 सिलेंडर या 12 सिलेंडर या 9 सिलेंडर। और ऐसा क्या हुआ कि 14 के बाद नरेंद्र मोदी आए, यहां
स्थिति ये देखनी पड़ती है तमाम घरों को कि भैया पैसे हैं कि नहीं है सिलेंडर बुक कराने से पहले, अभी बुक कराया शाम तक आ जाएगा घरों में। ये अब ये होता है। तो कांग्रेस ने हमेशा सर, चाहे इंस्पेक्टर राज हो, चाहे कोटा सिस्टम हो, चीनी का कोटा आप देख लीजिए, सीमेंट का कोटा आप देख लीजिए, स्कूटर जिस देश में मतलब दशकों तक 500 रुपए में बुक कराने के बाद आपको स्कूटर मिल सकता है, कार में आपको बुक कराना है तब कार मिलेगा, टेलीफोन में आपको लंबी लाइनें लगानी है तब आपको टेलीफोन मिलेगा। दरअसल समस्या उत्पन्न रखना ये कांग्रेस की सफल नीति रही इस देश में लगातार सत्ता करने के। लेकिन 2014 में अवधारणाएं टूटी हैं, और जब अवधारणाएं टूटती हैं सर, और इतने लार्ज लेवल पर टूटती हैं और इतनी परमानेंट और विशाल लेवल पर टूटती हैं, तो बात 5 साल की एक सरकार की नहीं है कि चलो इस बार हम सरकार में नहीं आए। इन्हें यह पता है कि अब शायद दशकों ऐसी कोई उम्मीद नहीं है, और वो भी तब जब आपके पास अमित शाह जैसे एक व्यक्ति हो जो हाउस भरे सदन में बैठ के कहते हो, और वो भी कब 2014 वाले टर्म में ही, कि हम तो 50 साल अभी सत्ता में रहेंगे। तो राहुल गांधी कांग्रेसी इकोसिस्टम को अब ये पूरा भरोसा हो गया है कि ये अब लंबा इलाज इस देश का हो जाए, इससे पहले कि देश एक दूसरे ट्रैक पे निकल जाए और हमारा नाम भूल जाए, तो बेहतर यह है कि उसे कांग्रेसी सिस्टम की तरह अराजकताएं दिखाओ। और उसके लिए और इनको हाईलाइट करने के लिए और इनके एजेंडा को आगे चलाने के लिए इकोसिस्टम है ही, लुटियन मीडिया है ही, तो वो तो इनको सतत मिला हुआ है। मैं अगले सवाल पर आता हूं साहब। इन्होंने बार बार कहा और 13 भाषाओं में 16 अखबारों में लेख लिखा मैच फिक्सिंग का, महाराष्ट्र में मैच फिक्सिंग, चुनाव को चोरी कर लिया। लेकिन जब आयोग ने इनको नोटिस भेजा, इनको लव लेटर भेजा कि आप तशरीफ लाइए और आपके पास ऐसे कौन से आंकड़े हैं या कौन से तथ्य हैं, जरा हमको बताइए, टेबल पर बैठ करके बताइए, आंखों में आंखें डाल करके बात करिए, केवल मीडिया में बात मत करिए। और मैं एक कार्यक्रम में था पुणे में, देवेंद्र फडणवीस उसमें गेस्ट थे। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ऐसे कौन से चुनाव रहे हैं अब तक, छोड़ दीजिए 2024, इससे पहले भी 2019, 2014, 2009, जब लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच में मतदाता सूचियों में फेरबदल नहीं हुआ है, यानी नए मतदाता नहीं जुड़े हैं। हर चुनाव के बाद, हर लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव से पहले ये होता है, ये काफी पहले से होता आया है। लेकिन इन्होंने जानबूझ करके एक अराजकता फैलाने के लिए और लोगों को भ्रमित करने के लिए ये सब किया। ये वही लोग हैं जिन्होंने कहा था कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है। तब भी चुनाव आयोग ने कहा था कि जो आपके बेस्ट इंजीनियर हैं उनको भेज दीजिए, हम ये दिन तय कर रहे हैं, इन दिनों में आकर के ईवीएम को हैक करके दिखाएं। कोई नहीं गया। तो ये जो पूरी जो चुनाव की हमारी प्रक्रिया है, प्रणाली है, जिसकी दुनिया भर में प्रशंसा होती रही है, उसकी स्वतंत्रता को लेकर के, उसकी तटस्थता को लेकर के, उसकी कार्य प्रणाली को लेकर के, उसको डिस्ट्रॉय करने में लगे हुए हैं। सर, कांग्रेस से एक प्रश्न पूछा जाना चाहिए। ईवीएम नरेंद्र मोदी की सरकार तो लेके आई नहीं 2014 में, सरकार कांग्रेस की थी जब ईवीएम इंट्रोड्यूस हुआ। क्या राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस इस बात का उत्तर देगी कि जब से इस देश में पहला ईवीएम से चुनाव हुआ, उसके बाद जितनी बार भी कांग्रेस की सरकार बनी वो अवैध रूप से बनी हुई सरकार थी? अगर ईवीएम हैक किया जा सकता था तो ये क्या ईवीएम की प्रजाति बदल गई 2014 में नरेंद्र मोदी के सत्ता में आते ही? तो सवाल यह है सर कि ये इन प्रश्नों का उत्तर नहीं देंगे, और यही ये बताता है कि सुप्रीम कोर्ट भी इनको इस बात के लिए लताड़ चुका है। और एक सकारात्मक स्थिति और है सर, संभवतः इस देश में लोग पहली बार देख रहे होंगे जब इलेक्शन कमीशन इतना मुखर है। और इलेक्शन कमीशन जब मुखर है तो कभी सरकारों के ऊपर सवाल उठाया गया, इलेक्शन कमीशन कभी रिएक्ट नहीं करता था। कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी सरकार पर, किसी नेता पर जब आरोप लगाया गया, तब भी कभी इलेक्शन कमीशन ने इतना खुल के नहीं बोला है। लेकिन राहुल गांधी इलेक्शन कमीशन एक संस्था की क्रेडिबिलिटी को नष्ट करने पर तुले हुए हैं, और यही वजह है कि इलेक्शन कमीशन अब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तक कर रहा है
वो बुला रहा है। कारण क्या? आप हमला उस संस्था पर कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी की तरफ क्यों खड़ा हो जा रहा है। नहीं साहब, आप इस अंतर को समझिए। जब राहुल गांधी चुनाव आयोग पर इस तरह के आरोप लगाते हैं तो वो संस्था पे आरोप लगाते हैं, वो नरेंद्र मोदी पर आरोप नहीं लगा रहे। इसलिए चुनाव आयोग सामने खुल के आ रहा है। और अब स्थिति ऐसी हो गई है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि यह देश यह भी इतिहास में देखेगा कि कहीं इलेक्शन कमीशन कोर्ट में न चला जाए रिलीफ मांगने के लिए कि ये एक संस्था के तौर पर हमें लगातार डिस्क्रेडिट करने का प्रयास कर रहे हैं। और ये बड़ा सुखद है, संतोषजनक है देखना कि एक संस्था जिसकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाया जा रहा है लीडर ऑफ अपोजिशन द्वारा, एक पूरी मंडली द्वारा, वो संस्था अब अपने आप को सामने ला रही है और अपने अधिकारों के लिए और अपनी क्रेडिबिलिटी को बचाने का प्रयास कर रही है। क्यों? क्योंकि इस देश में फ्री एंड फेयर चुनाव कराना ये इलेक्शन कमीशन का नैतिक ही नहीं, विधिक और संवैधानिक जिम्मेदारी है। इसलिए आज सवाल ये नहीं है कि राहुल गांधी भाजपा पर अटैक कर रहे हैं, वो करें, वो उनका पॉलिटिकल अधिकार है सर। वो नरेंद्र मोदी को दिन में 5 बार गालियां दें, ये उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। वो एक पॉलिटिशियन है, वो उनके खिलाफ चुनाव लड़ते हैं तो वो उनको गाली देंगे, दें। लेकिन राहुल गांधी को ये किसने अधिकार दे दिया है कि इस देश के इलेक्शन कमीशन को वो संदिग्ध बना दें? राहुल गांधी को यह किसने अधिकार दे दिया है कि इस देश की मतदाता सूची को अगर दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है तो वो उसमें अड़ंगा लगाएं? और राहुल गांधी को तो अभी इस बात का भी जवाब देना पड़ेगा कि बिहार में अगर 50 लाख से ज्यादा गलत लोग मतदाता सूची में शामिल थे तो 65 साल 1947 के बाद से 2014 के बाद से ये सारे लोग नहीं आ गए। अगर इतने सारे पाकिस्तानी भारत में घुसे हुए थे जिनका पता ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लगता है, तो ये जवाब कांग्रेस को भी देना पड़ेगा और देना ही चाहिए उन्हीं को। तो कुल मिला के ये स्थितियां ऐसी हैं सर कि नरेंद्र मोदी से विरोध करते करते अब वो भारत से विरोध कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी से विरोध करते करते अब वो देश की संसद से विरोध कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी से विरोध करते करते, नफरत करते करते वो इस देश की संवैधानिक संस्थाओं के साथ भी इसी तरह का व्यवहार कर रहे हैं। और माफी मांगना, बॉन्ड भरना, ये इनकी पुरानी आदत है और एक लंबी फेहरिस्त है। तो इसलिए अब इन्हें कोई खास फर्क भी नहीं पड़ता। अरे इन्हें तो शर्म इस बात पर भी नहीं आती कि आपकी सदस्यता एक बार इसी उद्दंडता, अराजकता की वजह से जा चुकी है। लेकिन अब क्या कहेंगे सर, दरअसल राहुल को उनके मैनेजमेंट, जो मैनेजर्स हैं, उनको अब ये लगता है कि नरेंद्र मोदी से जो नफरत करने वाला एक वोट बैंक है उसको साधो, बाकियों की चिंता छोड़ दो। क्यों? क्योंकि ये जानते हैं कि बाकी हमारी चिंता नहीं कर रहे 2014 से अब तक। 2 चीजें और एक ही सवाल उन पर। तेजस्वी यादव ने कल कहा कि हम चुनाव का बहिष्कार करने के बारे में भी सोच सकते हैं। वेरी गुड। ममता बनर्जी कह रही हैं कि मैं एसआईआर पश्चिम बंगाल में होने ही नहीं दूंगी। तेजस्वी यादव जैसे लोग कार्यप्रणाली की कितनी समझ रखते हैं, इस बात पर एक शोध होना चाहिए। तेजस्वी जब कहते हैं कि हम वक्फ अपने यहां लागू नहीं होने देंगे, भैया बिहार में अगर गलती से आपकी सरकार बन गई तो आप मुख्यमंत्री बनेंगे, बिहार देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। ये स्टेट सब्जेक्ट नहीं है। तो ऐसी तो समझ है। राहुल के ही साथी हैं तेजस्वी। ममता बनर्जी का गजब है सर। ममता बनर्जी को एक प्रबुद्ध महिला कहा जाता है, समझा जाता है, लेकिन क्या ममता बनर्जी को नहीं पता है कि ये स्टेट मैटर नहीं है जो ये कह रही? इलेक्शन कमीशन, क्या राज्य चुनाव आयोग ये काम कर रहा है जिसके ऊपर उनका अख्तियार है वो रोक लेंगी? नहीं। अगर आवश्यकता हुई तो 356 लगाने की एकमात्र कारण यही बन जाएगा और उस समय सुप्रीम कोर्ट भी इसको रोक नहीं सकेगा और सुप्रीम कोर्ट से भी इस तरह की आदेश मिल जाएगा कि हाँ साहब बिल्कुल 356 लगाइए आप। सवाल यह है सर कि एक डर जो इन्हें ये पता है कि अगर मतदाता सूचियां सही हो गई तो हमारी स्थिति और खराब हो जानी है, क्योंकि इन्हें ये अच्छी तरह पता है सर, ये राज करने वाले लोग हैं, 65 साल इन्होंने राज किया है।
इन्हें ये अच्छी तरह पता है कि कहां कहां हमने क्या क्या कांड कर रखे हैं, और यही वजह है कि 50 लाख एक झटके में बिहार में निकल के आते हैं। कल्पना करिए सर, वेस्ट बंगाल में कितने निकल के आएंगे। और मैं तो विपक्ष के कुछ लोगों की सराहना करूंगा, मुझे नाम नहीं ध्यान आ रहा है, किसी नेता ने कहा कि आप इसी बहाने एनआरसी का काम कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं साहब, बिल्कुल कर रहे हैं। और एक भारतवासी होने के नाते हमें इस बात पर शर्मिंदा होना चाहिए कि आज भी हमारे पास कोई नेशनल नागरिक पहचान पत्र नहीं है। छोटे से छोटे देश में सर, नेपाल आप चले जाइए, नेपाल के पास सिटीजन आइडेंटिटी कार्ड है। पाकिस्तान जैसे मुल्क के पास, जो रोटियों के लिए भीख मांगता है, उसके पास नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है, सिटीजन आइडेंटिटी कार्ड है। और भारत के पास नहीं है, सराय बना के रखा हुआ था। आज जब अलग अलग तरीकों से इस तरफ बढ़ा जा रहा है, और मैं मानता हूं कि इलेक्शन कमीशन जो अब बड़ी निर्भीकता से ये काम कर रहा है, ये जब राज्यों के सारे डेटाज इकट्ठे होंगे, ये आज भले मतदाता सूची को दुरुस्त करने का काम हो रहा हो, लेकिन कल यही एनआरसी के लिए एक महत्वपूर्ण डेटा साबित होगा, एक महत्वपूर्ण आधार साबित होगा। और यही वजह है कि ये जो सैद्धांतिक बदलाव हो रहे हैं भारत में, इससे कांग्रेस और कांग्रेसी इकोसिस्टम ये जान रहा है कि अब हमारी ये लंबी सर्जरी हो जाएगी, और जिस अंग को हम सोच रहे थे कि ये दुरुस्त हो जाएगा और ये फोड़ा पलता रहेगा, हम इसके डॉक्टर बन जाएंगे, दरअसल ये फोड़ा ही समाप्त हो जाएगा, फिर काहे के डॉक्टर। तो ये इनके अस्तित्व पर एक लंबा खतरा है, एक बड़ा खतरा है। इसलिए ये बिल्कुल आपको शहीदी मोड में दिखेंगे, कुछ भी कर जाने के मोड में देखेंगे, कैसी भी लफाजी, कैसा भी झूठ, कैसा भी फ्रॉड। लेकिन इस सारी नकारात्मकता के बीच में मैं फिर दोहराऊंगा, सकारात्मक बात ये है सर कि ये देश अब इनको भाव नहीं दे रहा है। बिल्कुल। और आखिर में ये ज़रूर जानना चाहूँगा, डोनाल्ड ट्रंप जब नए-नए बने थे, तो उन्होंने अलग-अलग देशों को भेजी जाने वाली यूएस एड को रोकने का काम किया था, और एक बयान उनका आया था कि भारत को भी वोटर टर्नआउट के लिए यूएस एड दी जा रही थी। इसका क्या मतलब है? क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए हमारे यहाँ चुनाव आयोग के द्वारा, या जो भी एजेंसियां हैं उनके द्वारा, कि उसके असल लाभार्थी कौन थे? बिल्कुल सर, ये होनी चाहिए, निश्चित तौर पर होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन का इसमें क्या रोल बनेगा मुझे तो नहीं समझ में आता, लेकिन हो सकता है कि इसमें थोड़ा सा डिटेल देखना पड़ेगा, और इसमें अपडेट भी देखना पड़ेगा। मैं अपडेट नहीं हूं कि दरअसल वो ट्रंप के बयान के बाद वो केवल जबानी जमा खर्च ही रह गया था, या सरकारी लेवल पर कुछ इनिशिएटिव भी उसके हुए हैं। लेकिन निश्चित तौर पर ये होना चाहिए। और मीडिया मीडिया के तो आ चुके हैं सर, उनके तो प्रमाण आ चुके हैं, यूट्यूबर्स के प्रमाण आ चुके हैं, मीडिया के प्रमाण आ चुके हैं। लेकिन मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी और शाह साहब जो है ना, बड़ा ठंडा करके खाते हैं सर। तो ऐसा नहीं है कि वो कोई खाना छोड़ते नहीं है, बस ये है कि थोड़ा ठंडा करके और आराम से खाते हैं। तो समय जब आएगा तो वो काम भी होंगे, निश्चित तौर पर होंगे। और एक चीज सर अंत में मैं कहूंगा, जी। जिस तरीके से इस संसद के जो मानसून सत्र है, इसकी शुरुआत हुई है, मैं उपराष्ट्रपति जी के इस्तीफे पर नहीं जाऊंगा, लेकिन जैसा तेवर सरकार ने दिखाया है, खास तौर से जुडिशरी को लेके महाभियोग के जरिए, और यहीं पर एक नाइत्तेफाकी भी पैदा हुई है उपराष्ट्रपति जी और उनके बीच में। वो हमारा विषय नहीं है आज के बातचीत का, लेकिन सरकार ने जो कमिटमेंट दिखाया है, और वो उस सरकार ने जो अपने पहले टर्म में ही न्यायिक सुधार के लिए इनिशिएटिव कर चुकी थी, उसमें असफल रही थी। तो मुझे ये लगता है सर कि अब हम बहुत शीघ्र या समय आने पर इस देश में बड़े लेवल पर न्यायिक सुधार में उठता हुआ कदम देखेंगे, चाहे वो संसद से हो, चाहे वो सरकार करे। लेकिन मैं ऐसी संभावना देख रहा हूं, क्योंकि महाभियोग लाना ये अपने आप में संकेत है। और राज्यसभा में उसको उपराष्ट्रपति जी ने एडमिट कर लिया था, उसके बजाय ये संकेत देना कि नहीं, इसको सरकार लाएगी और लोकसभा से आएगी, इस पर जो एक हार्श स्टैंड लिया है सरकार ने, तो ये उम्मीद की जानी चाहिए। और चलते चलते एक बात तो निश्चित है सर, चाहे वो चुनाव प्रक्रिया हो, चाहे वो देश की विकास के काम हो, चाहे विकास की योजनाओं में आपसी संयोजन का मामला हो, सीमाओं के विवाद हो, पाकिस्तान का इलाज हो, चीन को कूटनीतिक तरीके से समझाना हो, या जब मुठभेड़ हो तो मुठभेड़ में भी समझाना हो, मालदीव को उसकी औकात दिखा के फिर प्रधानमंत्री जी आज रात में 10:30 बजे निकल के मालदीव पहुंच जाएंगे।
बांग्लादेश की स्थिति जिस तरीके से अपने हाल पर छोड़ दिया, लेकिन फिर उसको भी दुरुस्त होना पड़ा। तो ये जो आमूल-चूल परिवर्तन हो रहे हैं, इसने कांग्रेस और कांग्रेसी इकोसिस्टम को अंदर तक हिला दिया है, क्योंकि अब वो जानते हैं कि ये तीसरा धक्का जो नरेंद्र मोदी का है, वो फिर आगे कम से कम कई दशकों का मामला बना देगा और फिर इनकी सत्ता में वापसी लगभग नामुमकिन। बहुत महत्वपूर्ण नोट के साथ इस कार्यक्रम को हम समाप्त कर रहे हैं। याद करिए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ली थी तीसरी बार, मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान, कुछ नेताओं का बयान, ये तो अल्पमत सरकार है, ये तो कभी भी रेत की दीवार की तरह भर भरा करके गिर जाएगी। और यही जिसको अल्पमत की सरकार बता रहे थे, उन नरेंद्र मोदी ने बताया है पिछले करीब करीब 11 महीने में कि वो अल्पमत की सरकार से भी कहीं मजबूती के साथ और अपनी पिछली 2 सरकारों से भी कहीं मजबूती के साथ काम कर रहे हैं और फैसले कर रहे हैं, और इसीलिए इन सब की कपकपी हम देख रहे हैं। सब डरे हुए हैं। अवनीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए और इतने महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। प्रणाम। प्रणाम सर। नमस्कार।